गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले के भाग में हमने हड़प्पा संस्कृति के बारे में कुछ मुद्दों पर चर्चा किए थे और भी यह अध्याय तीसरा आरंभिक नगर और यह दूसरा भाग हम आज पढ़ने जा रहे हैं और आज इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि कपास की खेती, फेयनस, कच्चे माल की खोज में, नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, खेती और अन्य व्यवसाय, गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, मुद्रा और मुद्रांकन या मुहरबंदी, सभ्यता के अंत का रहस्य और अन्यत्र इन मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि कपास की तो यहाँ पुरातत्वविदों को कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जो कपास से बने हुए थे या कपास के कुछ अवशेष प्राप्त हुए थे और संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, ऐसा पुरातत्वविदों का कहना है। और मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा एक अन्य कुछ तांबे की वस्तु से चिपके हुए मिले हैं। मतलब क्या है, कपड़े, जो कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले हैं यहाँ। और पक्की मिट्टी तथा फेयन से बनी कुछ तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती है। जो तकलियाँ होती है सूत कताई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये फेयन से बनी मिट्टी, पक्की मिट्टी या फेयंस। तो फेयंस क्या है, ये हम आगे के इसमें देखेंगे। और इनमें से जो अधिकांश जो वस्तुओं का निर्माण है वो विशेषज्ञ ने किया है, क्योंकि जिस प्रकार की जो चीज़ें बनाई गई थी उसके लिए आम जनता या कोई ऐसे आयरे गहरे तो नहीं बना सकते हैं, और इसीलिए विशेषज्ञ लोगों ने, एक्सपर्ट लोगों ने, जो कुशल कारागिर होते हैं वही लोग बना सकते थे। और विशेषज्ञ का मतलब होता है कि जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना। पच्चीकारी मतलब जो कुछ सिंबल होते हैं, कुछ चित्र होते हैं, चित्रकारी निकालना, इस प्रकार के वो काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं विशेषज्ञ, एक्सपर्ट। और ये तो तय है कि हर कोई व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकते थे, और इसमें हो सकता है कुछ महिलाएं भी हो सकती है और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे, ऐसा हम कह सकते हैं। फेयंस क्या चीज़ होती है, देखिए फेयंस एक और चीज़ है जो जैसे हम पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, और लेकिन फेयंस जो होता है वो कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। अभी आप देखिए कि उसको बनाने की प्रक्रिया कैसे होती है। बालू या स्फटिक पत्थरों को चूर्ण बनाया जाता है और उसको गोंद में मिलाकर उनसे वस्तु बनाई जाती है। जिस प्रकार से आप मान लीजिए कि हम कुछ काम कर रहे हैं, जैसे हम फेविकॉल का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमको कुछ मजबूत ठोस बनाना है तो क्या करते हैं, हम फेविकॉल के लिक्विड में कुछ मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद वो सॉलिड बनाते हैं। तो वो क्या होता है, एक मतलब एक जीव होकर क्या होता है, मजबूत हो जाता है। तो इस प्रकार से गोंद जो होता है, उस जमाने में गोंद क्या करते थे, बालू या स्फटिक पदार्थ जो मतलब कांच के जैसे टुकड़े जैसे होते हैं, उनको कूट कूट कर बारीक कर क्या करते थे, वो गोंद में मिला देते और उनसे चीज़ें बनाते थे। तो इस प्रकार से बनाई जो चीज़ें होती थी बहुत ही मजबूत होती थी। बाद में उन वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी जो हम लेयर का काम करती है। चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे, और फेयन से मनके जो बनाते थे, चूड़ियाँ बनाते थे, जो कान में डालने वाले कुछ आभूषण वगैरह होते हैं वो भी बनाए जाते थे, छोटे बर्तन भी बनाए जाते थे। तो ये हो गए फेयंस बनाने के तरीके और बनाने के कुछ चीज़ें जो आप इस चित्र में देख सकते हैं। ये फेयंस से बनी हुई चीज़ें नज़र आ रही है। कच्चे माल की खोज में हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से वो चीज़ें बनाते थे तो उनको कुछ कच्चा माल भी जरूरी होता है। तो कच्चा माल उनको कहाँ कहाँ से प्राप्त होता था, तो ये जैसे मतलब प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं, किसान या पशुपालकों से उनको मिलता है। प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें होते हैं, उदाहरण लकड़ी है, धातुओं के अयस्क होते हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है, जैसे कपास से कताई बुनाई करके कपड़ा बनाया जाता है और तैयार किया जाता है। तो ये हो गए किसान लोगों से मिले हुए चीज़ों से कुछ चीज़ें बनाना। हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ें वही मिलती थी, क्योंकि हड़प्पा के लोग कहीं स्वयंपूर्ण थे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी कि उनके वहाँ उपलब्ध नहीं थी और इसीलिए उनको बाहर देशों से या अन्य जगहों से उनको मंगवाना पड़ता था। जैसे तांबा है, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। अभी तांबे का जो आयात होता था वो राजस्थान से और ओमान से किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली जो धातु होती है, टीन, इसका भी आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का जो आयात होता था वो कर्नाटक से, और बहुमूल्य पत्थर का जो आयात होता था वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। मतलब
जो कुछ चीज़ें होती थी जो उनको बहुमूल्य लगती थी, वो चीज़ें वो बाहर से वो आयात करवाते थे। और नगरों में रहने वालों के लिए जो भोजन की जो मतलब कुछ चीज़ें चाहिए, खाने पीने की जो चीज़ें चाहिए, वो चीज़ें किससे उपलब्ध करवाई जाती थी? जैसे कि लोग नगरों में रहते थे और गाँव में भी रहते थे, और गाँव में रहने वाले जो लोग होते थे वो अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। तो अनाज उगाते थे मतलब उनको उत्पादन मिलता था, फसल होती थी। तो किसान और चरवाहे ये शहरों में रहने वाले शासक, लेखक और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे, और उनको उसके बदले में कुछ चीज़ें भी मिलती थी। और पौधों के जो अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग होते हैं वो गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों जैसे उत्पादन लेते थे। तो इस प्रकार से शहरों के लोग, नगरों में रहने वाले लोग ग्रामीण इलाके के लोगों पर निर्भर रहते थे। तो इस प्रकार से उनकी दिनचर्या, उनकी आजीविका चलती थी। खेती और अन्य व्यवसाय की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी, क्योंकि यहाँ इस प्रकार से जो हल है, जो खिलौने में दिखाए गए जो हल होते हैं, ये हल दिखाए गए हैं। और हड़प्पा काल के जो हल नहीं मिले, क्योंकि क्या है तो वो लकड़ी के बने होंगे, तो समय के साथ वो लकड़ी के नष्ट हुए होंगे। लेकिन जो बच्चों को जिस प्रकार से वो खिलौने बना कर देते थे, वो खिलौने से हमको पता चलता है कि यहाँ के लोग खेती करते थे और खेती में हल का प्रयोग भी करते थे। और इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी और इसीलिए उन्होंने सिंचाई के लिए भी कुछ प्रावधान किए, जैसे कि लोगों ने कुछ अपने अपने तरीके अपनाए होंगे, जैसे कुएं बनाए होंगे, तालाब बनाए होंगे और पानी का संचय किया जाता होगा, और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों को सिंचाई की जाती होंगी। तो इस तरह से हम गैस लगा सकते हैं। तो खेती और व्यवसाय चलते थे। पशुपालन भी करते होंगे, जैसे कि जिस प्रकार से यहाँ अभी हम देख रहे हैं कि बैलगाड़ी है, या खिलौने की बैलगाड़ी है, तो इसका मतलब इस गाड़ी को चलाने के लिए उनके पास जानवर भी थे। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे और बस्तियों के आसपास उनके तालाब होते थे और चरागाह होते थे। तालाब मतलब सिंचाई के लिए, मतलब पानी पिलाने के लिए जानवरों को, और चरागाह मतलब जानवरों को चारा खिलाने के लिए कुछ ऐसे मैदान होते थे। सूखे महीनों में मवेशियों के जो झुंडों को चारा पानी की तलाश में उनको दूर दूर जाना पड़ता था, और इस तरह से उनको वो एक जगह से दूसरी जगह पलायन करना पड़ता था। और साथ साथ में वो संग्रहण भी करते थे, व्यवसाय भी करते थे, जैसे मतलब बेर जैसे फलों को इकट्ठा करना, मछलियाँ पकड़ना, हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। इस प्रकार से वो पशुपालन भी करते थे और साथ में शिकार भी करते थे। हम अभी अध्ययन कर रहे हैं कि गुजरात में एक हड़प्पाकालीन नगर प्राप्त से मिला है, उसका हम सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं, और उस नगर का नाम है ढोलवीरा। और यह इसका जो स्थान है कच्छ के इलाके में, खादिर जो बेट है, बेट के किनारे ढोलवीरा नगर बसा हुआ है। और इसकी विशेषता यह है कि यहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी, ठीक है। और इसीलिए हड़प्पा सभ्यता के कई नगर, और देखिए कि कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, ये हमने देख चुके थे, ठीक है। लेकिन ढोलवीरा ऐसा नगर है वो 3 भागों में बटा गया था। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे, क्योंकि मतलब ये शहर चारों ओर तटबंदी से घिरा हुआ था, और इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। और यहाँ कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों के पत्थरों में खुदा गया पाया गया है, और इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था, लेकिन हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए ये लकड़ी में जड़ा हुआ था, लेकिन हड़प्पा के जो लेख होते हैं वो लेख मुहर जैसी छोटी वस्तु पर पाए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा हमको फर्क नजर आता है। तो ये होगा गुजरात में जो हड़प्पाकालीन जो नगर था उसका एक परिचय, जो ढोलवीरा के तौर पर हम जानते हैं। दूसरा नगर है गुजरात में जो प्राप्त मिला है वो है लोथल। और लोथल का जो स्थान है ये गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे था। और यहाँ भी ऐसे कुछ चीज़ें मिले जिससे हम गैस कर सकते हैं कि कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से यहाँ मिलता था। यहाँ पत्थर, शंख, धातुओं से बनाई गई कुछ चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, क्योंकि यहाँ एक भंडार गृह भी था, और इस भंडार गृह में कई प्रकार की मुहरें, मुद्रांकन और मुहरबंदी भी मिले हैं। और यहाँ कुछ रोम में बनाई गई कुछ मुद्राएं भी प्राप्त हुई थी। और इसका मतलब हम अंदाज लगा सकते हैं कि लोथल से बहुत सारी चीज़ें परदेशों में भी समुद्री मार्ग से
भेजी जाती थी। और यहाँ एक इमारत मिली है जो संभवतः मनके बनाने का काम होता था, जिसको हम फैक्ट्री बोलते हैं या वर्कशॉप बोलते हैं। और पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। तो ये हो गए गुजरात में लोथल, जो हड़प्पाकालीन नगर की विशेषता। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे हमने लोथल की बात की थी, ये बोलोथल का बंदरगाह है और ये बहुत बड़ा तालाब, मतलब ये बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाले नावें यहाँ रुकती थी और संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया जाता था। तो ये हो गए लोथल का ये बंदरगाह। बात कर रहे हैं हम मुद्रा और मुद्रांकन या मुहरबंदी जिसको बोलते हैं। तो मुहरों का उपयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा। जो मुहर होते हैं बोलते कि हम स्टैम्प बोलते हैं, ठीक है, और जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। अभी मान लीजिए कभी कभी हम जो अपने बोरे होते हैं उस बोरों पर सिलाई लगती है और सिलाई को बाद में एक लाख की एक उसको लॉक किया जाता है और उस पर एक स्टैंप लगाया जाता है। तो इस प्रकार के जो मुद्रा मुहर होती है उसका इस्तेमाल किया जाता था। और थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर यह मुहर लगाई जाती थी। और मुहर की जो छाप होती थी उसको मुहरबंदी कहते हैं। अगर ये छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। जैसे कि हम अभी कभी ऑनलाइन कुछ सामान बुलवाते हैं तो वो वेल पैक्ड होता है, बहुत अच्छी तरीके से पैक किया रहता है, अगर और उसमें लिखा रहता है कि अगर ये सामान की सील अगर टूटी होती है तो इसको एक्सेप्ट ना करें। इसका मतलब क्या होता है कि उसके साथ कोई ना कोई छेड़छाड़ कर चुके हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था उस जमाने में भी होती थी कि अगर वो छाप टूटी हुई नजर आती थी तो वो उसके साथ छेड़छाड़ की गई ऐसे माना जाता था। दोस्तों यहाँ कुछ मुहरबंदी भी अपने को नज़र आ रही है। जैसे ये प्राप्त हुई मुहरबंदी, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये स्टैम्प जैसा नज़र आ रहा है, ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण तिथियां की हम बात कर रहे हैं तो जैसे मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले शुरू हुई थी। नगरों का जो आरंभ है वो 4700 साल पहले हुई। हड़प्पा नगरों के अंत की शुरुआत जो है 3900 साल पहले हुई थी। और अन्य नगरों का जो विकास है वो 2500 साल पहले हुई थी। तो यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को समझने। अभी हमारे सामने क्वेश्चन है कि ये जो सभ्यता थी इस सभ्यता का अंत कैसे हो गया है, क्योंकि ये सभ्यता के अंडरग्राउंड भूमिगत दब गई। तो कैसे दब गई? तो विद्वानों का कुछ कयास है कि जैसे तो लगभग 3900 साल पहले यह उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। इसमें पहली बात है कि अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, क्योंकि ये यहाँ से नगरों को छोड़कर वो जाने लगे थे। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग भी बंद हो गया। दूर दूर से जो कच्चे माल का आयात करते थे वो भी बंद हो गया। और मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, क्योंकि मतलब जो कभी एक ज़माने में बहुत ही साफ सुथरी और नियोजनबद्ध तरीके से बनाए गए नगर में इस प्रकार की परिस्थिति निर्माण होने लगी और जल निकास प्रणाली नष्ट होने लगी। सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे थे। तो इस प्रकार से कुछ परिवर्तन आने लगे। तो ये परिवर्तन क्यों आ रहे थे इसके भी हम जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये यहाँ की जो नदियाँ थी वो सूख गई थी और इसीलिए लोगों को पलायन करना पड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि जंगलों का विनाश हो गया था और इसका कारण ये हो गया था कि उनको ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अभी जंगल ही नहीं रहे। तो वो साथ साथ में इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों को चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त होने के बाद इनको यहाँ से जाना पड़ा और कुछ इलाकों में बाढ़ आने के कारण भी उनको पलायन करना पड़ा। और इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार से उनके प्राकृतिक आपदा आना शुरू हो गया था तो यहाँ शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था। और इसका नतीजा ये हो गया है कि आधुनिक जो पाकिस्तान के जो सिंध और पंजाब की जो बस्तियाँ थी वो उजड़ गई। कई लोग पूर्व और दक्षिण इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए और उसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास भी होना शुरू हो गया था। तो इस प्रकार से सभ्यता का जो अंत हुआ है उसके कुछ अलग अलग कारण हैं, ठीक है। अन्यत्र की हम बात करते हैं कि जिस समय हमारे यहाँ यह सभ्यता अस्तित्व में थी तो उस वक्त अन्य जगह भी कुछ न कुछ हो रहा था। तो हम दुनिया के एक हिस्से का हम अध्ययन कर रहे हैं, जैसे कि नील नदी के नाम हमने सुने हैं। जो नील नदी है ये मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान में है ये और इस मिस्र में है, ठीक है। और लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले जो राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक उन्होंने भेजी थी। और इन्होंने बड़े बड़े मकबरे भी बनवाए हैं जिनको हम पिरामिड कहते हैं।
पिरामिड आप सुने इजिप्ट का, जिसका मिस्र मतलब इजिप्ट, ठीक है, पिरामिड कहते हैं। और राजाओं के, इसका मतलब क्या था कि राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था, जिनको उनके शवों को मम्मी कहा जाता था, मम्मी, ठीक है। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें उनके साथ दफनाई जाती थी जो उनको पसंद थी, जिसमें खाद्यान्न है, पेय है, वस्त्र है, गहने हैं, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर भी शामिल थे। और कभी कभी शव के साथ तो उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था, मतलब मरने के बाद, ठीक है। और दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की जो परंपरा को देखते हुए अगर हम बोलेंगे तो मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत इस पर खर्चा किया जाता था। तो इस प्रकार से हम अन्यत्र में भी हम जो मिस्र के जो पिरामिड है उसका परिचय कर चुके हैं। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि पिरामिड है या पिरामिड देख रहे हैं कि वो ट्रायंगल त्रिकोण आकार से हम यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो इन पिरामिड के अंदर ही जो राजे होते हैं उनको दफनाया जाता था। तो इस प्रकार से हम आरंभिक नगरों की कुछ बात की है, उनके कुछ मुद्दों पर चर्चा की है, उनको समझने की कोशिश की है, और इसी के साथ ही हम यही रुकते हैं।